गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में यश। तो दोस्तों, ये एडिटोरियल जनसत्ता का लिया गया संपादकीय है। तो कल आप लोगों का मैंने मैसेज पढ़ा था कि सर एडिटोरियल का वीडियो अपलोड नहीं हुआ, उसके लिए मैं फिर से माफ़ी मांगता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों आगे। इसे लिखा है भावना मासी वाल जी ने, और जो आज का विषय है, जिस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही उम्दा है। ये विषय है दोस्तों, प्रकृति बची तो बचेगी दुनिया। ये वास्तविकता इसे आप तभी भी महसूस कर सकते हैं जब आप किसी ऐसे जगह, वीरान जगह पे जाएं, वहाँ पे तमाम तरह की चीज़ों की कमी महसूस होगी। ऑक्सीजन की लेवल जो है वहाँ पे कमी होगी, बारिश नहीं होगा, मतलब तमाम तरह की चीज़ें हैं। ठीक है। या तो फिर ये करिए जैसे सऊदी वाले रहते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेड सामान लेके जाइए वहाँ पे, उसका अपना एक अलग महत्व है। पर यदि सऊदी दुबई भी बचा हुआ है तो अन्य जो उसके आसपास के जो राष्ट्र हैं, जहाँ पर तमाम तरह के पेड़ पौधे हैं, ठीक है, तो यहाँ का जो स्तर है, इसकी वजह से वो लोग भी जिंदा हैं। अन्यथा दोस्तों, यदि पर्यावरण की कमी हुई, पर्यावरण असंतुलन हुआ, तो सबसे पहले वहाँ के लोग मरेंगे। और वहाँ पे ये आप देख सकते हैं, जहाँ पे ना के बराबर या गिने चुने जो पेड़ पौधे हैं, पर्यावरण को जिस प्रकार से उपेक्षित होना पड़ता है, तमाम तरह के प्रदूषित कर रहे हैं कुछ देश मिलकर, चाइना जैसे, अमेरिका है, भारत को भी आप कह सकते हैं। तो भैया, पर जब इतनी बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ पहले इस चीज़ को अंजाम दे रही हैं, तो भारत जैसा देश क्यों पीछे रहे? क्योंकि कानून है तो सब पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। पर ये कमी तो आप देख ही रहे हैं, किस तरह से लोग कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लॉ हो, चाहे नेशनल हो, चाहे डोमेस्टिक हो। प्रकृति जीवन है, इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रकृति है तो जल, जंगल और ज़मीन है। जल, जंगल, ज़मीन है, तभी मनुष्य का जीवन संभव है। आपको पता होगा, जो हमारा थार मरुस्थल है, वहाँ पे कितनी बारिश होती है। ठीक है, कभी कभार ऐसा हो जाता होगा, एक्सेप्शन है, अपवाद है, कि कभी बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाती है। अन्यथा दोस्तों, जो आपका राजस्थान है, जहाँ तक रेगिस्तान का दायरा है, वहाँ पे बारिश ना के बराबर होती है। ठीक है, तो इस तरह की स्थितियाँ पूरे विश्व में ना बदल जाए, उसके लिए हमें प्रकृति जैसी चीज़ों को प्रोत्साहन देना चाहिए। सरकारों के माध्यम से लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ानी चाहिए इस चीज़ को लेकर, इस विषय को लेकर। छोटा सा बच्चा है, उसे उसके बारे में बताइए, प्रकृति के महत्व के बारे में बताइए, पेड़ पौधों के महत्व के बारे में बताएं, जिनसे उनके प्रति उसका लगाव और प्रबल होता जाए, जिससे वो एक जीव के होता है ना, जब आप ये सारी चीज़ें बताएंगे, उसके महत्व को बताएंगे, तो जो छोटा वाला बच्चा होगा ना, वो उसमें जीवन देखेगा, वो एक जीव की भांति उसके साथ व्यवहार करेगा। बताइए, वो भी खाना बनाते हैं, खाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर उनका जो बनाने का, खाने का तरीका वो अलग होता है। लोगों तक समझाइए, चीज़ को अवेयर करिए। प्रकृति ही है जो अनगिनत जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, विभिन्न संसाधनों, जैविक अजैविक घटकों का पोषण करती है। वही है जो इन सभी में खुद को अधिक शक्तिशाली समझने वाले मनुष्य को हवा, जल, भोजन आदि देती है। प्रकृति पर आश्रित होना ही मनुष्य को उसके खुद को सर्वशक्तिशाली समझने के एहसास को कम करती है। क्या कभी हमने सोचा है कि जिसने हमें जीवन दिया, प्राणवायु के लिए स्वच्छ हवा, पीने के लिए स्वच्छ जल का आधार नदियाँ, भोजन और आवास के लिए जंगल और फलों, अनाज और फसलों का स्वामी बनाया, जीवन को जीने के लिए सभी आवश्यक वस्तुएं प्रदान की, उसे बदले में हमने क्या दिया? सिर्फ अपनी आवश्यकता, शौक और शक्ति प्रदर्शन के लिए वनों को काट डाला और नदी का रुख बदल दिया। हवा जो इस अचराचर जगत की जीवनदायिनी और प्राण है, उसे विषैला बना दिया। संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करते हुए प्रकृति में असंतुलन की स्थिति को जन्म दिया। क्या कभी मनुष्य ने इस पर विचार किया कि प्रकृति ने उसे जो अनमोल धरोहर प्रदान की है, उसकी इतनी दयनीय हालत क्यों है? वह तो लालसाओं की होड़ में इस कदर अंधा होकर दौड़ रहा है कि पीछे मुड़कर अपनी जीवनदायिनी प्रकृति को देखना तक नहीं चाहता। वह भूल गया है कि जल, हवा, नदी, पहाड़, पठार, जंगल आदि प्राकृतिक तत्वों से उसका अस्तित्व है। इन सब के अभाव में जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। मनुष्य भली भांति इस बात से परिचित है कि पृथ्वी के अतिरिक्त कहीं भी जीवन संभव नहीं है, फिर भी वह लगातार इसकी संभावनाएं तलाश रहा है। मनुष्य की चंद्रमा से लेकर अन्य ग्रहों पर जीवन की
तलाश करना इसका प्रमाण है। वह जानता है कि प्रकृति के विविध संसाधनों का उसने अपनी आवश्यकता से अधिक अंधाधुंध उपभोग किया है, जिसके कारण प्रकृति में असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है। मनुष्य की इसी उपभोग की नीति ने प्रकृति को विनाश के छोर पर लाकर खड़ा कर दिया है। प्रकृति में असंतुलन के कारण सामाजिक परिदृश्य भी बहुत तेज़ी से बदल रहा है। गांव कस्बों में बदल रहे हैं। अनावृष्टि और अतिवृष्टि से खेतों की फसल नष्ट हो रही है। आप देख रहे होंगे दोस्तों किस प्रकार से बेमौसम बारिशें हो रही है, बेमौसम ओला पड़ने लग रहा है, पत्थर पड़ने पड़ रहा है, जिससे हमारे किसान, हमारे मजदूर भाइयों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जिनके कह सकते हैं संसाधन, जिनके प्रोडक्ट ही बाहर रखे हों, वातावरण पे बिलीव करते हों, उनका कितना बड़ा नुकसान होता होगा। खड़े खड़े जो है फसलें सूख जा रही हैं, कहीं बह जा रही हैं बाढ़ के चक्कर में। तो ऐसी तमाम तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। यदि आप सामंजस्य नहीं बनाएंगे, यदि किसान परेशान हुआ तो फिर आप खाएंगे क्या? किसान परेशान तो पूरी दुनिया परेशान, और उसके बाद खाने के लिए तमाम तरह की दिक्कतें होंगी, मरने की भी तमाम तरह की समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। अब किसानी छोड़कर मजदूर बनने पर मजबूर हो रहे हैं। यह सब प्रकृति में बदलाव के कारण भी हो रहा है। मगर मनुष्य कहाँ अपनी खामियों को स्वीकार करता है। वह गांव से अधिक शहरों का हिमायती है। उसके लिए विकास का नाम शहर है, इसी कारण गांव नष्ट हो रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम विकास में गांव को साथ लेकर चलने की अपेक्षा गांव को शहर बनाना चाहते हैं। अब तक प्रकृति से मनुष्य का तादात्म्य बनाने रखने वालों गांव भी अब शहर की तरह सीमेंट की बहुमंजिला इमारतों में बदल रहे हैं और प्रकृति का सानिध्य छोड़े हुए विकास की अंधी दौड़ का हिस्सा बन रहे हैं। तो देख रहे हैं किस प्रकार से गांव में भी वो तब्दीली, वो चीज़ें अपनाई जा रही हैं जो शहरों में। और इस चीज़ को तमाम तरह की जो एजेंसियां हैं उनके द्वारा चीज़ों को समझा गया है कि ज़्यादातर सीमेंट और सख्त चीज़ें यूज़ करने से किस प्रकार से पर्यावरण को हानि हो रही है। भूमिगत जल जो है, भूमि का जो जल स्तर है वो नीचे गिरता चला जा रहा है। यहाँ पर कमी क्यों हो रही है? हर जगह तो सीमेंटेड रोड बना दे रहे हैं। नाले नालियाँ का मतलब है यहाँ पे पोखरे जो हैं, नदियाँ हैं, तालाब हैं, सब में तो आप उनका अतिक्रमण कर बैठे हैं। आज यही कारण है कि दोस्तों अनिश्चित काल महसूस होने लगा है मौसम के बारे में। कब क्या बारिश हो जाएगी, कब बाढ़ आ जाएगी, कब ठंडी पड़ने लगेगी, ये इस चीज़ों के बारे में थोड़ा सा इम्बैलेंस ही हो गया है। इसे गांव की मजबूरी भी कहा जा सकता है, क्योंकि वे भी आधुनिक कहे जाने वाले संसाधनों के साथ जीना चाहते हैं, जिसके कारण एक तरफ शहरों की ओर पलायन बढ़ा है तो दूसरी तरफ गांव अब शहर में तब्दील होने लगे हैं। गांव से शहर की ओर बढ़ता पलायन स्थानीयता की नीति के अभाव से उपजा है। वर्तमान समय में बुनियादी सुविधाओं और रोजगार का अभाव पलायन का मुख्य कारण बनकर उभर रहा है। जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी और गौरवशाली प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, भैया वो सही है। यदि आप हमें ज़रूरत की चीज़ों को दें, तमाम तरह के जो संसाधनों से हमारे देश के जो किसान हैं, गरीब वो जूझ रहे हैं, यदि उन संसाधनों को हमारी तक यदि आप पहुंचा दें, तब जाकर आप इस चीज़ को बोलें कि आत्मनिर्भर बने, तब मैं उस चीज़ को अमल में लाऊंगा। अन्यथा दोस्तों जिस तरह से तमाम तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर से कोसों दूर है भारतीय किसान, ऐसे दौर में लोग मुंह उठा के बैठे हैं गिद्ध की तरह कि कब किसको लूटा जाए। और ज़्यादातर हमारे देश में आज से नहीं, इतिहास उठा के देख लीजिएगा, जितना अपमानित, जितना शोषित, जितना पीड़ित हमारे देश का किसान मजदूर हुआ है उतना आज तक कोई नहीं हुआ है। संसार की सबसे बहुमूल्य सोना खजानों से भी बहुमूल्य चीज़ों को ये उगाता है। यदि वो चीज़ न मिले, 2 टाइम शरीर के अंदर ना जाए तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप बीमार हो जाएंगे, तमाम तरह की बीमारियां हो जाएंगी, मर जाएंगे। पर दोस्तों जो व्यक्ति अपने परिश्रम से इतना बहुमूल्य चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्टिविटी उसकी कर रहा है, वो भी किस तरह से उसको फांसी लगाना पड़ता है, उसे आत्महत्या करना पड़ता है, तो सरकारें कैसे हो रही हैं? अगर एक किसान देश का मरता है जलील से, फांसी से, तो उसमें समझ लीजिए हमारे देश का लोकतंत्र मर रहा है, हमारे देश का इतिहास मर रहा है। क्या आप लोग योजनाओं के सहारे इन्हें ऊपर नहीं ला सकते हैं? किसान क्यों मर रहा है, तमाम तरह के पैनल बैठाइए, उस पर विचार विमर्श करिए। आपको याद होगा वो घटना जब दिल्ली में एक राजस्थान का व्यक्ति सबके सामने फांसी लगा के आत्महत्या कर लिया था। काश उसकी बातों को बहुत पहले ही कुछ लोग अगर सुन लिए होते तो ये स्थिति नहीं आती। संकट के इस दौर में बड़ी संख्या में मजदूरों का मजबूर होकर शहरों से गांव वापस लौटना इसी पलायन की त्रासदी का हिस्सा है। जहां शहरों ने उनके श्रम की अवहेलना और उनका अवमूल्यन कर उन्हें वापस गांव जाने पर मजबूर कर दिया,
पूंजीवादी नीतियों में गांव के साथ उखाड़कर उन्हें औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। विकास के नाम पर धरती का ज़्यादातर हिस्सा सीमेंट से पाट दिया गया। नदियां नाले का रूप लेकर सूख रही हैं। इसका भयानक प्रभाव बदलते पर्यावरण पर देखा जा सकता है। आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में जल, जंगल और ज़मीन को बेचने का संघर्ष चल रहा है। ये जनता की सामाजिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक धरोहर है। अफसोस की बात है कि वैश्विक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को संचालित करने वाली ताकतों के हाथों में है, जो निजी हितों के लिए इनका दुरुपयोग कर रही हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था और आधुनिक सभ्यता ने एक गंभीर संकट को जन्म दिया है, जिससे पूरी दुनिया सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संकटों से जूझ रही है। आधुनिक विकास नीतियों ने पूंजी के संरक्षण को बढ़ावा दिया। पूंजी के संरक्षण ने उपनिवेशवादी नीतियों को बढ़ावा दिया। इसी ने प्राकृतिक संपदा पर अधिकार के प्रश्न को बढ़ावा दिया। फिर प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार और स्वामित्व के इसी प्रश्न ने हिंसा को वैश्विक धरातल पर शक्ति का सबसे बड़ा हथियार बना दिया। आज विकसित राष्ट्रों का शक्ति के बल पर विकासशील और कमजोर राष्ट्रों पर अतिक्रमण कर उनकी प्राकृतिक संपदा पर स्वामित्व स्थापित करने की बढ़ती अधिकार नीति इसी का परिणाम है। फिर चाहे वह यूरोप की गुआनों की खास ज़रूरत हो, जिसमें उस पर कब्जे की राजनीति को अपनाते हुए उसके उर्वरक के प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग अपने हित में करना हो, या क्योटो प्रोटोकॉल का समझौता हो, जिसके तहत विकासशील देशों पर कार्बन के उत्सर्जन को कम करने का दबाव डाला गया। दूसरी तरफ विकसित राष्ट्रों द्वारा कोई स्वीकृति नहीं देना या तेल के संसाधनों पर आधिपत्य को लेकर विकसित राष्ट्रों को की नूरा कुश्ती आदि इन बातों का प्रमाण है। इसके पीछे के कारण जो भी हो, परंतु हिंसा उस पर अधिकार का प्रमुख शस्त्र है। इसी तरह नदियों पर स्वामित्व का प्रश्न, फिर चाहे वह चीन और भारत के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी पर बिजली परियोजना का विवाद हो, या पाकिस्तान और भारत के मध्य झेलम नदी विवाद, ये सभी मुद्दे आज प्रकृति पर स्वामित्व के प्रश्न को उजागर करते हैं। प्रकृति पर मनुष्य की निर्भरता और अधिक से अधिक उपभोग की लालसा ने अधिकार को बढ़ावा दिया है। अधिकार सुख ने शस्त्रों के निर्माण और सैन्यीकरण की नीतियों को जन्म दिया और हिंसा को बढ़ावा दिया है। आज राष्ट्रों के बीच शक्ति केंद्रीकरण की होड़ और अधिक से अधिक शस्त्रों का निर्माण खुद को शक्तिशाली सिद्ध करने की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे रहा है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का दंश झेलने के बाद भी आए दिन किसी न किसी राष्ट्र द्वारा सशस्त्र निर्माण और परीक्षण की खबर देखी और सुनी जाती है। मैं कभी कभार इस चीज़ को महसूस करता हूँ, कोरोना जैसी महामारी ने, पैंडेमिक ने पूरी दुनिया को एक आईना दिया है कि अब जो इतना बड़ा जो जीडीपी का हिस्सा खर्च करते हो इन हथियारों पर, जखीरों पर, अब तो कम से कम मूर्खों सुधर जाओ। पहली प्राथमिकता विकास को दो, वैसे विकास करो कि राष्ट्र के साथ साथ, दुनिया के साथ साथ प्रकृति को भी किसी प्रकार का नुकसान ना हो। इस तरह के विकास को प्राथमिकता दो। सारी चीज़ों का उसमें समावेश हो, किसी भी चीज़ों का अतिक्रमण ना हो, इस पे ध्यान देने की बात है। अन्यथा सारे हथियार तुम्हारे धरे के धरे रह जाएंगे और नेचर आपको धीरे 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 ख़त्म कर देगी। तब आपको महसूस होगा कि इतने बड़े बड़े अत्याधुनिक हथियार किस काम के। काश इन्हीं हथियारों के बजाय में अगर पेड़ पौधे लगाया होता, प्रकृति को प्राथमिकता देता, तो आज ये स्थितियां नहीं होती। इन सब के केंद्र में सीमाओं का विवाद, नदियों पर आधिपत्य, जंगलों पर अतिक्रमण, प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व की मानसिकता, जो तीसरे विश्व युद्ध की संभावना को जन्म दे रही है। मनुष्य की उपयोगवादी मानसिकता प्रकृति पर दबाव डाल रही है और उस पर अतिक्रमण को बढ़ावा दे रही है। प्रकृति पर अतिक्रमण केवल उसके संसाधनों पर स्वामित्व से नहीं बढ़ा, बल्कि आधुनिक तकनीकी ने भी उसे नुकसान पहुंचाया है। मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और अत्याधुनिक तकनीकों से निकलने वालों रेडिएशन ने प्रकृति के जीव जंतुओं, पक्षियों के घरौंदों को नष्ट कर दिया है। रेडिएशन के प्रभाव से कितने मर चुके हैं, कितने इसके प्रभाव से प्रजनन क्षमता खो चुके हैं। हर साल कितने ही जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे लुप्त होते जा रहे हैं। मैं ऐसा ही बताऊं, जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं जिनकी उम्र तकरीबन 35 साल की होगी, या फिर जो लोग हैं जो इन सीमाओं तक नहीं पहुँचे हैं, वो अपने घर के वरिष्ठ सदस्य से जाकर इस चीज़ पे विचार विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे कि भैया पहले जो गिद्ध हुआ करते थे अब क्यों नहीं है। ऐसे तमाम तरह के पेड़ पौधों, पक्षियों के बारे में वो बताएंगे जिनका इस समय अस्तित्व ना के बराबर है,
या तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो ये चीज़ें को कौन बताएगा? आपके परिवार में जो बुज़ुर्ग होगा, जो बड़ा होगा, अपनी मम्मी पापा से आप इस बारे में चर्चा करिएगा। तो वो एक चीज़ बताएंगे, बेटा पहले ये जंगल हुआ करता था, बेटा पहले यहाँ पे बहुत पेड़ पौधे होते थे, इस नदी का जो प्रवाह होता था बहुत अच्छा होता था, बहुत साफ़ सुथरा पानी था, इस तालाब का प्रवाह बहुत अच्छा था। ऐसे तमाम तरह के उदाहरण देंगे। तमाम तरह के पक्षियाँ सुबह में मतलब आपके घर के ऊपर या द्वार पे तमाम तरह के पेड़ सॉरी पशु पक्षियाँ मतलब जिस तरह से आवाज़ लगाते हैं। मुर्गा जो होता था गांव में वो जगाता था, चिड़िया जगाती थी, चहचहाती थी। तो वो जो मतलब वो जो समाज था, वो जो दौर था ना, इंसान 100-100 साल तक जीता था। क्यों जीता था? क्योंकि वो प्रकृति से मेल रखता था, प्रकृति को उपेक्षित नहीं करता था। आज जंगल तालाब काट के लोग घर बनवा रहे हैं, पेड़ों को काट के कहीं और यूज़ कर रहे हैं, पर एक पेड़ नहीं लगा सकते। वे भी तभी तक जीवित हैं जब प्रकृति उनका संरक्षण कर रही है। दरअसल प्रकृति ही है जो अपने भीतर इतने विविधताओं को जीवित रख सकती है। अगर प्रकृति नष्ट हो जाएगी तो विविधताओं से भरा हुआ या खूबसूरत जीवन भी नष्ट हो जाएगा। जब विविधताओं रखने में महत्वपूर्ण योगदान एक प्रकार से संतुलन चक्र है। अगर यह बिगड़ता या टूटता है तो मनुष्य जीवन भी नष्ट हो जाएगा। ऐसे में आवश्यक कि मनुष्य प्रकृति के साथ तारतम्य बनाकर आगे बढ़े और विकसित की आंधी दौड़ का हिस्सा बनने की उपेक्षा प्रकृति के साथ विकास की नई नीतियों का निर्माण करे, ताकि मनुष्य के साथ ही प्रकृति के भीतर रहने वाला सभी प्राणी विकास में उसके सहयोगी बन सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।